नमस्कार। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। कार्यक्रम के आज के अंक में हम लेकर आए हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। तो शुरू करते हैं आज का अंक। जरूरतमंदों को जीवन यापन की दिशा में छोटे मोटे व्यवसाय स्थापित करने में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना मददगार साबित हो रही है। लाभान्वित हितग्राहियों का मानना है कि आवासीय जमीन का मालिकाना हक मिल जाने से अब बैंक से ऋण मिलना आसान हो गया है। पेश है हमारे संवाददाता नवीन श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। जरूरतमंद लोगों को जीवन यापन की दिशा में छोटे मोटे व्यवसाय स्थापित करने में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना मददगार साबित हो रही है। लाभान्वित हितग्राहियों का मानना है कि आवासीय जमीन का मालिकाना हक मिल जाने से अब बैंक से ऋण मिलना आसान हो गया है। गौरतलब है कि ग्वालियर जिले में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत 497 ग्रामों के कुल 1,08,145 किसानों को स्वामित्व कार्ड प्रदान किए गए हैं। इसमें से अब तक 164 गांवों के 24,728 किसानों को संपत्ति कार्ड सौंपे जा चुके हैं, जिनमें हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से प्रदान किए गए 50 गांवों के 8,021 स्वामित्व कार्ड शामिल हैं। ग्वालियर के बाल भवन में सांसद भारत सिंह कुशवाहा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में सांसद भारत सिंह कुशवाहा सहित अन्य अतिथियों ने जिले की सभी तहसीलों से आए हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप अधिकार पत्र यानी संपत्ति कार्ड सौंपे। कार्यक्रम में जब जिले की घाटी गांव तहसील के ग्राम बड़का गांव निवासी रामप्रकाश शिवरे को स्वामित्व कार्ड मिला तो उनकी खुशी देखते ही बनी। रामप्रकाश वर्तमान में दुग्ध व्यवसाय के जरिए अपनी परिवार की गाड़ी चला रहे हैं। रामप्रकाश कहते हैं कि भू अधिकार पत्र मिल जाने से दुग्ध व्यवसाय के साथ तेल मिल लगाने की मेरी वर्षों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। बैंकर्स का कहना था कि यदि घर के स्वामित्व के कागजात हों तो आपको तेल मिल के लिए लोन मिल सकता है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ने मुझे अपनी आवासीय संपत्ति का वास्तविक मालिक बना दिया है। अब हम जल्द ही अपना तेल मिल लगा सकेंगे। मैं रामप्रकाश शिवरे निवासी बड़का गांव। अब मेरे को प्रधानमंत्री के द्वारा ये दिया गया भूमि स्वामी पत्र पट्टा यानी, तो अब मैं इससे बैंक में गारंटी के तौर पर इसको रख के तेल मिल लगाना चाहता हूँ। इससे मैं लोन ले सकता हूँ। इससे मेरे को बहुत फायदा। पहले मैं वंचित था, अब मेरे पे ये अधिकार हो गया है, तो अब इससे मैं लोन लूँगा और लोन लेने के बाद मैं अपने तेल मिल का कारोबार चालू करूँगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनाज वितरण के साथ साथ आमजन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में नवाचार कर रही है। इसके तहत अब उचित मूल्य दुकानों को पोषण केंद्र में बदला जा रहा है। इस नवाचार पर पेश है इंदौर संवाददाता मनीन्द्र कुमार दुबे की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने शासकीय उचित मूल्य दुकानों को वित्तीय रूप से मजबूत करने और उपभोक्ता हितैषी बनाने की अभिनव पहल के तहत इन दुकानों पर जन पोषण केंद्र खोलने की योजना बनाई है। भारत सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में पहली बार इंदौर की 30 उचित मूल्य दुकानों का चयन जन पोषण केंद्र के लिए किया गया है। इन केंद्रों के माध्यम से पोषण से जुड़े गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने आकाशवाणी को बताया कि सरकारी राशन की दुकानों को पोषण केंद्रों में बदलने का उद्देश्य लोगों को पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ मुहैया कराना है। इन जन पोषण केंद्रों में राशन के अलावा दैनिक जरूरत के सामान भी मिलेंगे। श्री मारू ने बताया कि इन जन पोषण केंद्रों से उचित मूल्य दुकानों के मालिकों को जहां आय का एक और जरिया मिल सकेगा, वहीं इन केंद्रों के कारण उन्हें आसानी से ऋण भी मिल सकेगा। इन केंद्रों के बेहतर संचालन के लिए दुकानदारों को उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं को जन पोषण केंद्र की स्थापना, पीडीएस की सामग्री के अलावा अन्य सामग्री का विक्रय, पोषण संबंधी वस्तुओं का प्राथमिकता से विक्रय के साथ साथ आम उपभोक्ताओं को पोषण संबंधी वस्तुएं सुलभ करवाने की जानकारी दी गई। उम्मीद है केंद्र सरकार की इस पहल से नागरिकों को सस्ते अनाज के साथ साथ पोषण सामग्री भी उपलब्ध हो सकेगी, वहीं उनके स्वास्थ्य का स्तर भी बेहतर होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मनीन्द्र कुमार दुबे। धार जिले के पीथमपुर में पिछले दिनों 4 दिवसीय बाहासाई इंडिया 2025 का आयोजन किया गया। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता सुनील सचान से।
पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले की औद्योगिक नगरी पीथमपुर में गत दिनों 4 दिवसीय साई इंडिया 2025 का आयोजन किया गया। भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा महासाई इंडिया के 18वें संस्करण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने ऑटो टेस्टिंग ट्रैक और महासाई इंडिया से संबंधित लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन कर वृक्षारोपण करने के साथ ही उद्योगपतियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने भारत की पहली हाइड्रोजन सीएनजी बाजा बग्गी का अनावरण किया और उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि यह वाहन हाइड्रोजन और सीएनजी के मिश्रण से संचालित है। महासाई इंडिया के 18वें संस्करण शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि The most important thing, the source for the hydrogen is from the municipal waste or the biomass. If you can take it into the biodigester, we will get green hydrogen also. So by which we can reduce the cost of the hydrogen, and we can use hydrogen in the railway, in aviation, in industry, pharmaceutical industries, chemical industries, automobile industries. आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बन सकते हैं। So the student like you, your responsibility is very very important. ये the knowledge as a power, innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices, we name it as knowledge. उल्लेखनीय है कि महासाई इंडिया में देश के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों के सैकड़ों विद्यार्थियों ने अपनी नई टेक्नोलॉजी को लगाकर बनाए गए वाहनों का प्रदर्शन किया, जिन्हें विशेषज्ञ टीमों द्वारा विभिन्न पैमानों से जांचा गया और उन वाहनों का ऑटो टेस्टिंग ट्रैक पर टेस्ट भी किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। डिंडौरी जिले में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत शासन की योजनाओं को धरातल पर साकार करने के उद्देश्य से लगातार जन शिविर आयोजित किए गए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण वधिया से। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत शासन की योजनाओं को धरातल पर साकार करने के उद्देश्य से निरंतर जन शिविर आयोजित किए गए। 25 जनवरी तक डिंडौरी जिले के सभी 7 विकास खंडों और 2 नगर परिषद से कुल 59,128 आवेदन शिविरों के माध्यम से प्राप्त किए गए, जिनमें से 57,456 आवेदन स्वीकार किए गए हैं। डिंडौरी शहरी क्षेत्र में आयोजित शिविरों में कुल 3,065 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3,024 आवेदन स्वीकृत किए गए। इसी प्रकार डिंडौरी ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित शिविरों में कुल प्राप्त 10,195 आवेदनों में से 9,965, सहपुरा ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित शिविरों में कुल प्राप्त 9,154 आवेदन में से 9,048, समनापुर में आयोजित शिविरों में कुल प्राप्त 8,521 आवेदन में से 8,305, बजाग में आयोजित शिविरों में कुल प्राप्त 6,960 आवेदन में से 6,680, मेहनवानी में आयोजित शिविरों में कुल प्राप्त 6,723 आवेदन में से 6,501, अमरपुर में आयोजित शिविरों में कुल प्राप्त 10,084 आवेदन में से 10,033, करंजिया में आयोजित शिविरों में कुल प्राप्त 3,940 आवेदन में से 3,441 आवेदनों को स्वीकार किया गया। शेष लंबित आवेदनों पर आवश्यक निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडौरी से लक्ष्मी नारायण वधिया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में त्वरित प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके तहत अब अपराधियों को ऑनलाइन समन और वारंट जारी किए जा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था करने वाला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय पहला राज्य है जहां यह सिस्टम लागू किया गया है। और ब्यौरा दे रही है हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी। समन और वारंट समय पर तामील न होने के कारण अदालतों में वर्षों से आपराधिक मामले लंबित हैं। लंबित मामलों में कमी लाने हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में लॉन्च हुई ट्रांसमिशन ऑफ वारंट एंड समन्स एंड रिपोर्ट्स थ्रू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम के तहत जहां पुलिस द्वारा 24 से 48 घंटे के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में रिपोर्ट अदालत को भेज दी जाएगी। वहीं इस प्रोजेक्ट के लागू होने से अभियुक्तों और गवाहों की जानकारी केस इंफॉर्मेशन सिस्टम पर अपडेट रहेगी। मध्य प्रदेश पुलिस के ई रक्षक ऐप में इनबिल्ड मैकेनिज्म पर क्लिक करते ही एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा, जो तत्काल ही ई रक्षक ऐप पर ट्रांसफर हो जाएगा।
गौरतलब है कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अनुसार राज्य में 44% आपराधिक मामले लंबित हैं, जिसकी मुख्य वजह सम्मन और वारंट का समय पर तामील न होना है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 7 से 9 मार्च तक 7वां पक्षी सर्वे होगा। यह सर्वे करने देश भर के पक्षी विशेषज्ञ यहां पहुंचेंगे। सर्वे के लिए एसटीआर प्रबंधन ने करीब 12 प्रदेशों के 80 से अधिक विशेषज्ञों का पंजीयन किया है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे नर्मदापुरम संवाददाता तनुज तिवारी। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट तो कहा ही जाता है, साथ ही यहाँ का मौसम ही विदेशी पक्षियों को खूब भाता है। इस समय सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 350 के करीब देशी और विदेशी प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। पक्षियों के संबंध में यह जानकारी हर साल होने वाले पक्षियों के सर्वेक्षण के दौरान सामने आई है। इस बार नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 7 से 9 मार्च तक यह सर्वे किया जाएगा। एसटीआर में यह 7वें सर्वे होगा। इस दौरान देश भर से सर्वे करने आने वाले पक्षी विशेषज्ञों को 3 समूह में बांटा जाएगा और 2 पक्षी विशेषज्ञों के साथ एक गाइड होगा जो सर्वे में इनका सहयोग करेगा। इस दौरान प्रत्येक समूह रोजाना लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में सर्वे करेगा। इसके बाद इसका डाटा तैयार किया जाएगा। गौरतलब है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में इसके पहले 6ठा बर्ड सर्वे फरवरी 2023 में किया गया था, जिसमें 350 से ज़्यादा प्रजातियां मिली थीं। फिलहाल यहां विदेशी पक्षी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। इस बारे में फील्ड डायरेक्टर राखी नंदन ने बताया कि सर्दी के मौसम में इन दोनों विदेशी पक्षियों ने एसटीआर में डेरा डाला हुआ है। इन पक्षियों को कछार और बैक वाटर के दलदली इलाकों में देखा जा रहा है। एसटीआर प्रबंधन और पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ पक्षी संसार की वृद्धि और संरक्षण के लिए अनुकूल हैं, जिसके चलते यहाँ देशी और विदेशी प्रजातियों के पक्षी साल भर रहते हैं। इसके अलावा गिद्धों की कई प्रजातियां एसटीआर में पाई जाती हैं। यहाँ विलुप्त हो रही गिद्ध प्रजाति की संख्या 100 से अधिक है, जो पूरे देश में सबसे अधिक मानी जाती है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से मैं तनुज तिवारी। हरदा में आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों को 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाखों क्रांतिकारियों की कुर्बानी के बाद हम आजाद हुए और 1950 को हम गणतंत्र के रूप में स्थापित हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रयास से आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सपना देखा है 2047 जब यह हिंदुस्तान अपनी आजादी का 100 वर्ष पूर्ण करेगा, हम विकसित भारत के रूप में स्थापित होंगे। आइए हम इस महायज्ञ में अपनी सार्थक आहुति दें, ये गणतंत्र मजबूत हो और ये भी हम सुनिश्चित करें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को हम अक्षरशः पालन करें। ये देश बड़ा देश बने, एक शक्तिशाली, एक वैभवशाली हिंदुस्तान का निर्माण ये हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। आइए नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करें। 2047 में विकसित भारत बनाने के यज्ञ में हम सब पूर्णतः लगे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।